हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप नवीन भारद्वाज साहब हैं, आप स्टेट नोडल ऑफिसर हैं इंदिरा रसोई योजना। ये वही इंदिरा रसोई है जो कि आम जन को खाना बहुत सस्ते दामों पर प्रोवाइड करवाती है, जिनकी अगर कीमत देखी जाए तो वो नहीं के बराबर है। दूसरे विनय सिंह साहब हैं, आप संयुक्त सचिव हैं आयोजना विभाग में। ये पूरा जो महंगाई राहत के कैंप चल रहे हैं वो इन्हीं के निर्देश में किस तरह चल रहे हैं, तमाम जानकारियां हम दोनों खास मेहमानों से लेंगे। सबसे पहले महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बुरा मुद्दा है, प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का मुद्दा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस महंगाई को कम करने के लिए अपनी ओर से राहत देने की कोशिश करी है। तमाम जो महंगाई से जुड़े मुद्दे हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विनय सिंह साहब, सवाल बड़ा ये उठता है कि महंगाई राहत क्यों? महंगाई बढ़ रही है, राज्य सरकार ने इससे राहत दी गई है, आखिर ये राहत देने की आवश्यकता क्या आन पड़ी थी? किस तरह से महंगाई को कम करने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किया है? नमस्कार सुधीर जी। सबसे पहले तो मैं डिडवाना और कुचामन दोनों को जिला बनने की बहुत बधाई देता हूं। जहां तक महंगाई राहत शिविरों के आयोजन की बात थी, तो सरकारें योजनाएं लाती हैं आम जन के कल्याण के लिए, और सरकार का मुख्य ध्येय होता है, सरकार जो काम करती है हमेशा वो उसी प्रयास में करती है कि आम जन को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। आप पिछले 4-4.5 साल की बजट घोषणाएं 4 साल की बजट घोषणाएं देख लें या 5 साल की बजट घोषणाएं देख लें, बहुत सारी नई योजनाएं हैं, बहुत सारी पुरानी योजनाओं का विस्तार किया था, पर सरकार को क्रियान्वयन में कहीं कहीं ये जो हम इवोल्यूशन स्टडी कराते हैं, कई बार ये सामने आती थी कि आम जन को जिस भावना से सरकार ये योजनाएं लाती है, जिन वर्गों को ये लाभ मिलना है, वो पूरा पहुंच नहीं पाता है। और यही इसी भावना से कि कई बार आम जनता को ये जागरूकता नहीं होती कि मुझे किन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो सरकार के जो विचार किया गया है कि जो खास तौर से 2023-24 के बजट में बहुत सारी जन कल्याणकारी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने घोषित की थी, और कई योजनाओं में उनका जो लाभ था वो बढ़ाया था। उसको त्वरित गति से आम जन की भागीदारी से उनको जागरूक करते हुए, उनका क्या हक है ये बताते हुए, मिशन मोड तरीके से आम जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जाए, उनको जो महंगाई कुछ दरें बढ़ी हुई थी उनसे लाभ कैसे मिले और हर घर को ये लाभ मिले, हर परिवार को ये लाभ मिले, इसलिए महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया गया था, जिससे आम जनता की भागीदारी से उन्हीं के बीच में जाके सरकार योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। हमारे साथ नवीन भारद्वाज जी हैं, क्योंकि महंगाई से जुड़ी हुई एक खास तौर से आती है कि पेट कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति प्रदेश में भूखा नहीं सोए। इसी मंशा के साथ राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। भारद्वाज साहब ये बताएं कि इस योजना को कब शुरू किया गया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या था? कोई भूखा नहीं सोए, इसके अलावा क्या ऐसा उद्देश्य था सरकार का जिसकी वजह से ये योजना चली और आगे निरंतर बढ़ती भी जा रही है? सभी को नमस्कार। खाद्य सुरक्षा को लेकर के पहले सरकारें योजनाएं लाती रही हैं। इंदिरा रसोई योजना में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जो लाभार्थी है उसके सम्मान को विशेष ध्यान रखा गया है। 20 अगस्त 2020 को पहली बार राजस्थान सरकार ने इस योजना का उद्घाटन जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए किया गया था, जिसमें 358 रसोइयां प्रारंभिक उसमें खोली गई थी। बाद में 22-23 के बजट को बढ़ाकर के इन रसोइयों की संख्या रुझान को देखते हुए 1000 कर दी गई। आज पूरे राजस्थान में 1000 रसोइयां शहरी क्षेत्रों में संचालित है, और 23-24 के बजट में शहरी क्षेत्र के रुझान को देखते हुए, आम जनता को इसके लाभ को देखते हुए इनकी संख्या 1000 ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने का सरकार ने घोषणा करी थी, और 984 रसोइयां पिछले 10 सितंबर से स्टार्ट होकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज की डेट में चालू हो चुकी हैं। जहां तक लाभार्थियों की बात है, ये जो रसोइयां हैं वो आम गरीब व्यक्ति जिसके पास में खाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और मजबूरी है, तो उस मजबूरी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस थीम पे बनाया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए और भूखा व्यक्ति किसी भी तरीके के अपने सम्मान से समझौता नहीं करे। इसके लिए राजस्थान सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में पक्की और स्थायी रसोइयां प्रारंभ करी हैं, जिसमें आपको बैठने के लिए टीन शेड होता है या पक्की छत होती है,
टेबल कुर्सी होती है, पंखे कूलर होते हैं और उसके साथ में आपके सामने गरम गरम खाना बन रहा होता है। उस गरम गरम खाने को आपके सामने मात्र 8 रुपए का टोकन कटा करके और आपको परोसा जाता है। इस योजना का लाभ यदि मैं बताऊं कि भूखा नहीं रहे, उसके साथ साथ व्यक्ति के जेब पर, उसकी पॉकेट पर क्या असर पड़ता है और उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। पहले जो योजनाएं रहती थी वो योजना ऐसी थी कि एक मोबाइल व्हीकल में आपको खाना दिया जाता था, जिसमें व्यक्ति को धूप में, बरसात में, रोड के ऊपर वो खड़ा रहना पड़ता था लाइन लगा करके। तो उसको कहीं ना कहीं ये फील होता था कि मेरी मजबूरी है, मैं गरीब हूं और मुझे रोड पर खाना लेना पड़ रहा है। इस रसोई योजना में उसको सम्मान के साथ बिठा करके, एक मेहमान की तरह बिठा करके उसको खाना खिलाया जाता है। एक छोटी से आंकड़े की मैं बात करूं आपको, आज की डेट में यदि एक छोटे से छोटा कोई ढाबा किसी शहरी क्षेत्र में है तो उस पे एक टाइम का खाना करीब करीब 70 रुपए में मिलता है जी। 2 टाइम का खाना हम इस रसोई में देते हैं तो वो 140 रुपए का हो जाता है। यदि इसको 30 से गुणा करते हैं तो करीब करीब जो है 4200 रुपए उसके एक महीने में एक व्यक्ति का खर्चा एक गरीब व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर हम इंदिरा रसोई की बात करें तो इसमें 8 रुपए का खाना सुबह में मिलता है और 8 रुपए का खाना शाम को मिलता है। 16 रुपया पर डे, ये करीब महीने में होता है 480 रुपया। तो यदि बचत देखे एक व्यक्ति की जो बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति है, कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रोजगार करता है, उसको एक महीने में एक व्यक्ति के लिए लगभग 3700 रुपए की बचत उसको होती है। बिल्कुल सर, जैसा भी हमसे पहले वक्ता बता रहे थे, रोजगार गारंटी में और अन्य योजनाओं में सरकार की 5-5, 6-6 हजार रुपए का बजट जनता का बढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां एक व्यक्ति का लगभग 3700 रुपए की बचत सरकार की केवल एक इंदिरा रसोई योजना से हो रही है। न्यूज 18 राजस्थान कॉन्क्लेव मिशन 2030 में मैं नेटवर्क 18 की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम यहां पर भी कुछ देर पहले इस आपकी जो मिशन 2030 है इसको लेकर हमने काफी चर्चा की। काफी प्रबुद्धजन यहां पर हैं जिन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। हम आपसे ही अब थोड़ा बहुत और जानना चाहेंगे कि ये जो मिशन 2030 है, अगर 2023 में कोई 2030 की बात करे तो वो समझ सकते हैं कि उसका सोचने का तरीका क्या हो सकता है। तो ये भावना कहां से आई आपको मिशन 2030 की, और मिशन 2030 आखिर है क्या? देखिए, जो पिछले 5 साल में जो फैसले हुए हैं राजस्थान के अंदर बेमिसाल हो गए हैं। पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया है, दिल्ली के अंदर भी और देश के राज्यों के अंदर भी। हमारी जो योजना है उनको अन्य राज्य सरकारें अपना रही है, उन्हें मैनिफेस्टो में लिख रही है, वादे करी जनता से, चाहे ग्रामीण ओलंपिक भी क्यों नहीं हो। हमने एक से बढ़ के एक ओपीएस लागू कर दिया, पूरे देश में चर्चा चल रही है, उसी चल रही है। चुनाव में भी मुद्दे वही बनते हैं, हिमाचल के अंदर बना, कर्नाटक में बना। तो तमाम जो हमारे फैसले हैं, 25 लाख बीमा हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं नहीं है। राइट टू हेल्थ एक्ट कहीं नहीं बना है दुनिया के अंदर, राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया हमने, वो कहीं पे नहीं है। इतने कानून बना दिए हमने। अभी किसानों के लिए बनाया है, किसान में कोई जमीन कुर्की नहीं होगी, अलग कमीशन बनेगा, बाकायदा सुनवाई करेगा, कितना इसकी हैसियत देने की हक नहीं है, कितनी हैसियत है, कर्जा माफ करना, कितना माफ करना, बाकायदा वो ढंग से फैसले होंगे। इतने कानून बना दिए हमने, वो तमाम कानूनों की चर्चा देश में दुनिया में हो रही है। अब गिग वर्कर्स का अभी कानून बनाया हमने, जो राइटर लिख रहे हैं, मिस्टर मैथ्यू लिखा भी इंडियन एक्सप्रेस में आया, राजस्थान ने जो कानून बना ये देश में लागू हुए हो राज्यों में, दुनिया के मुल्कों में लागू होना चाहिए राजस्थान का कानून के क्या मायने। तो कहने का मतलब है कि इतने कानून हमने पार किए, इतनी स्कीमें हमने दी है, कोरोना में शानदार मैनेजमेंट किया। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। प्रदेशवासियों ने वास्तव में इतना इमदाद करी एक दूसरे की, ये नौबत ही नहीं आई। तो हम हर क्षेत्र में, शिक्षा में तमाम वो संस्थाएं आ चुकी राजस्थान में जो कि प्रीमियर माने जाती देश के अंदर, IIT, IIM, IIIT, एम्स,
लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है और फैसले भी स्पोर्ट्स मैन के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, किसानों के लिए अलग बजट पेश हमने किया, उसका अलग इम्पैक्ट है। महंगाई राहत शिविरों में जो हमने 1,82,00,000 परिवार आए जुड़े वहां पर, तो इसकी भी इतनी शानदार दे दी है। अब हम ये सोचते हैं कि राहतों को जम करना चाहिए। 2030 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सरकार रहेगी, अलग बात है। हम चाहते हैं कम से कम इस प्रदेशवासी सपना देखे, सुझाव दे, अपने सुझाव दे भी दें। 2.5 करोड़ से ज्यादा सुझाव आ चुका हमारे पास में, उस पर कुछ समझ ही बताई होगी, लोगों ने अपनी बताई होगी, शिकायत भी की होगी, वो भी हमारे काम आएगी फीडबैक के रूप में। ये बात है। सीएम साहब, जब आप मिशन 2030 की बात करते हैं तो हम आपके द्वारा दिए हुए एक मिशन की और बात करते हैं, मिशन 156। तो 56 पर हालांकि कुछ और लोगों का अधिकार है, वो अपना पेटेंट मानते हैं। तो मिशन 156 इस मिशन 2030 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरकारें बदल जाती है तो उनका असर योजनाओं पर होता है। देखिए, हम लोग, आप देखते हो कि सरकार हमारी आई थी, हमने पिछली गवर्नमेंट को इसकी बंद नहीं करी, कोई बंद नहीं करी। वो लोग आते हैं, रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया जयपुर का, अनेकों योजना हमारी बंद कर दी। वो उनकी नेगेटिव सोच होती है, हमारी वो सोच नहीं। हम तो कह रहे हैं मिशन 156 ने क्यों कहा, 98 के अंदर हमारे 156 आए थे, 156 सीटें आई थी। पहली शेखावत साहब 32 पे आ गए थे। हमारी गवर्नमेंट बनी उस वक्त में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था उस वक्त में, और सोनिया गांधी जी बनी थी अध्यक्ष उस वक्त में, कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद पहला चुनाव हुआ था। ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर कि हम 156 सीटों लेके आए और मुझे अवसर मिला मुख्यमंत्री बनने का। आज मैं माहौल देखता हूं राजस्थान के अंदर जहां जा रहे हैं, एक तो सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं है, जो कि किसी भी सरकार होती है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही जाता है। वो पहला मौका है राजस्थान के अंदर जब हर परिवार कहेगा आपको मैं बेनिफिशियरी हूं। हर गांव में जाइएगा, हर घर में जाइएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने 100 यूनिट बिजली फ्री करी, वो सबके लिए करी है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। 100 यूनिट सबको फ्री मिल रही है, और जो 100 यूनिट ही खर्च करता है बिल जीरो आ रहा है। अभी मुझे इस कैम्प में भी कहा, रीवाणा के अंदर करीब 2 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, इतने लाखों लोगों को लाभ मिलना स्कीमों का। इसलिए मैंने कहा, लोग जो कहते हैं, हम कहते हैं ये तो सरकार आ सकती है, कह आ नहीं सकती साहब, आ रही है। ये लोगों के मुंह से निकलना ये क्या शो करता है? तो लगता है कि देखिए, अल्टीमेटली माई बाप जनता ही होती है, फैसला वो करेगी, वही सबको मंजूर होगा, हम सबको मंजूर होगा। पर जो सोच सामने आ रही है, लगता है इस बार सरकार गुड गवर्नेंस के कारण से रिपीट करेंगी पब्लिक, ऐसा लगता है। सीएम साहब, जब राज्य की अर्थव्यवस्था आपने 5 साल पहले जब संभाली थी तब 9 लाख करोड़ रुपए थी, और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक ये 15 लाख करोड़ हो जाएगी। मिशन 2030 अगले 7 साल में आप अपने विजन से इसको कहां पर देखना चाहते हैं, जिसके लिए पूरा मिशन 2030 हमने सोचा है? जीडीपी की बात कर रहे हैं हम लोग जी। देखिए, अभी इस साल के अंत तक इस बार 6 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ रही है हमारी। इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ हो जाएगी। 9 लाख तक पहले पहुंच चुकी थी, 6 लाख अभी बढ़ी है। हम लेके चले टारगेट कि अगले 2030 तक कम से कम 30 लाख करोड़ की जीडीपी का विस्तार हो, जिससे कि और ज्यादा स्कीम बन सके राजस्थान के लिए, और ज्यादा योजनाएं पब्लिक के वेलफेयर में बन सके, आधारभूत ढांचा और खड़ा हो सके हर क्षेत्र के अंदर। ये हमारा सपना है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में बात करता हूं कि भारत सरकार को लागू करना चाहिए, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले, हर परिवार का हक बनता है जीवन उपार्जन करने के लिए, उसको सरकार की तरफ सहायता मिले। दुनिया के मुल्कों में है, हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, विश्व गुरु सब बनोगे ना तब भूखमरी नहीं रहेगी, कुपोषण नहीं रहेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा होगा, पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, प्रतियोगी आय बढ़ेगी, तभी तो आप कहोगे हाँ गुड गवर्नेंस हो रही है और ये
हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो आज बेसिक जो चीजें हैं वो पूरी करने आ सकता है। हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है, 1 करोड़ लोगों को हम तो पेंशन दे रहे हैं। अभी 1000 रुपये मिनिमम कर दिया मैंने, 500 रुपये वाली थी, भारत सरकार 200 रुपये दे रही है। हम मांग करते हैं उनसे, भाई आरबीआई उनके पास में है, आप कम से कम 1000 रुपये क्या होता है आज के जमाने के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को दे रहे हम लोग। हर हमारी योजना को जो महंगाई कम करे, स्कूटी दे रहे हैं, बच्चों को, छात्रों को जो है कोचिंग 50,000 फीस होती है, 1 लाख फीस होती है, 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं। तो ये तमाम जो योजना हमारी है उससे उस परिवार का बचत होता है, महंगाई की मार कम होती है, यही बात हो सकती है। सिर्फ कोरोना की महामारी जब आई थी तो हमारा कोरोना मैनेजमेंट जो है वो दुनिया के लेवल, ग्लोबल लेवल पर उसको सराहा गया था। एक ऑफिशियल आंकड़ा, एक अनुमान था कि हर साल हमारी आबादी का 7% केवल स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की वजह से बीपीएल हो जाता है और इसका असर जीडीपी पर पड़ता है। हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के आपने फ्री मेडिसिन भी है, हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना है, हमारे यहाँ दुर्घटना बीमा है, इतनी सारी जब योजनाएं हैं तो अब मिशन 2030 में हम इसको और कहां आगे तक ले जाना चाहते हैं? ये तो हम चाहते हैं, एक्सपर्ट हमें बताए। सरकार तो कर ही रही है, शानदार कोरोना प्रबंधन हुआ है। बिरोड़ा मॉडल का नाम जो है देश में नहीं दुनिया के मुल्कों में पहुंचा है कि हिंदुस्तान में कोई जगह है राजस्थान में कोई जगह है भीलवाड़ा, जहां पर जो मॉडल बनाया गया कोरोना के लड़ाई लड़ने का, क्योंकि वहां मौतें हो गई थी, वो मॉडल, वो तरीका, वो अप्रोच WHO ने तारीफ करी उस वक्त में। शानदार हमने प्रबंधन किया, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा राजस्थान के अंदर, मैं दावे से कह सकता हूं। बाकी आप देखिए दिल्ली में भी, अहमदाबाद में, बॉम्बे में कितनी मौतें हुई है। अहमदाबाद में तो कोई 100 एम्बुलेंस और कारों में लोग खड़े बाहर बैठे बैठे ट्रिप लगवा रहे थे, कारों के अंदर ट्रिप लगवा रहे थे। दिल्ली में कितनी बार ऑक्सीजन बंद हो गई, मरीज बढ़ती है, ऑक्सीजन चढ़ रही है, सप्लाई बंद हो गई, खत्म हो गई ऑक्सीजन, नौबत नहीं आने दी। लड़ी हमने केंद्र से भी, दवाई हमने 4 प्लेन भेज के मंगा ली, कोई कमी नहीं। मैंने कहा खजाना खाली हो परवाह नहीं, लोगों को मरने नहीं देंगे। एक इच्छा शक्ति की बात होती है, वो हमने करके दिखाई थी। इसलिए मैंने कहा 2030 के अंदर क्या हो, वो तो मेरा एम है कहने का, हर क्षेत्र में 2030 में हम कहां तक पहुंचे हैं, ये राय सब लोग दें। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो राय देंगे। डॉक्यूमेंट बन रहे हमारे, जल्दी हम लोग मिशन 2030 के डॉक्यूमेंट जारी करेंगे पब्लिक के लिए। वो आधार बनेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। इस आधार को बना के आगे आने वाले वक्त में काम हो राजस्थान के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर। 2,88,00,000 के आसपास अभी ज्यादा वो सुझाव इस पे आ चुके हैं। सीएम साहब, आप बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, सोशल डेवलपमेंट की, सोशल स्कीम की, लेकिन जब हम अपने समाज को देखते हैं तो यहां जब लोग बात करते हैं तो वो अपनी जाति, अपना धर्म वो पहले देखते हैं या उसकी बात ज्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है कि उन सबको छोड़ करके ये लोग विकास के साथ खड़े होंगे? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जो बात करते हैं वो बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, सोशल डेवलपमेंट की, लेकिन जो समाज का हमारा ताना बाना है या दूसरी तरह से जो खड़ा किया जाता है वो होता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। तो आपको क्या लगता है लोग आपके साथ कितनी संख्या में खड़े होंगे? देखिए, लोग समझदार भी हैं, ठीक है। धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण हो जाता है, अलग बात है। धर्म कमजोरी भी होती है लोगों की, कोई धर्म का व्यक्ति हो। पर जहां तक वेलफेयर स्कीम है, मुझे यकीन है कि उन स्कीमों को जो लागू करने में सबसे अच्छा सहयोग मिलेगा हम लोगों को। अल्टीमेटली तो एम यह है कि केंद्र सरकार को चाहिए वो भी जो हमारी योजनाएं हैं उनको अध्ययन करवावे अपने वहां पर। हमारी इतनी शानदार योजनाएं हैं, इतने अच्छे फैसले हैं, मैं क्या क्या बताऊं आपको। केंद्र सरकार के 4 कानून पास हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, सोनिया गांधी थी चेयरपर्सन तब। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार और नरेगा। शिक्षा का अधिकार के अंदर 8वीं तक स्कूल के लिए बच्चों के लिए वो कानून बना हुआ है।
राजस्थान गवर्नमेंट अभी हमने कर दिया 12वीं तक कर दिया, अब लोगों को पता ही देता है। 12वीं तक के बच्चों की फीस भी सरकार देगी अब प्राइवेट स्कूल के अंदर। ये छोटी बात है। नरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार कानून में हम जब एक कानून बनाया असेंबली में, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, शहरों में रोजगार 125 दिन, गांव में 100 दिन का रोजगार कानून तो केंद्र का है, अब उन्होंने गारंटी दे दी है 125 दिन की गारंटी दे दी। तो हमने हर चीज को नाप तोड़ के फैसले किए हैं और उसका असर भी पब्लिक के अंदर भी। ये मैं जो कहना चाहता था आपको, भारत सरकार को चाहिए अध्ययन करे, हमारी जो नेता बड़े बड़े आ रहे हैं यहाँ पे राजस्थान में, चाहिए पहले अध्ययन करके आए, जम के हमें आलोचना करे, अच्छी स्कीम है तो उसको केंद्र को कहे, मोदी जी को उनको एडॉप्ट करे केंद्र के अंदर, चाहे 25 लाख का बीमा हो, चाहे 21 वर्ष का कानून हमने पास किया हो, राइट टू हेल्थ का एक्ट बनाया हो, शहरी नगर पालिकाओं में रोजगार की गारंटी दी हो, ऐसी ऐसी हमारी स्कीमें वो लागू केंद्र में भी होनी चाहिए। ओपीएस लागू होनी चाहिए देश के अंदर, केंद्र में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं वो लोग? पहली बात तो वो करके आए। दूसरी बात यहाँ आने के बाद में गारंटी देनी चाहिए लोगों को इस बात की कि जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम हमारी है, ओपीएस हो, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो, चाहे वो कामधेनु योजना हो, चाहे कोई योजना, 500 रुपये का सिलेंडर हो, वो गारंटी देना चाहिए कि हम आए, सरकार हमारी बनेगी, ये स्कीमें चालू रहेगी, बंद कोई भी नहीं होगी। उसके बाद में बात करें, पॉलिटिकल वोट मांगने की बात करें, वोट मांगे बाद में, पहले ये काम करे जो राजस्थान गवर्नमेंट कर चुकी है, उसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया देवे, लागू करे देश के अंदर और गारंटी दे पब्लिक को राजस्थान के अंदर। सीएम साहब, ये तो हुआ आदमियों के लिए, लोगों के लिए, इंसानों के लिए। आपका कोरोना का टाइम में एक भावना रही थी कि कोई भूखा ना सोए, उसमें आपने खुद ने पशु पक्षियों के लिए भी अपील की थी। गायों की जब बात आती है तो गौशालाओं को लेकर के भी आपका विजन रहा है, तो मिशन 2030 में उनको लेकर के क्या आपकी भावनाएं हैं? जरूर में गायों को लेकर के, गाय और गौशाला, गाय को लेकर देखिए, राजस्थान ये गौ माता की बात ये लोग करते हैं वोट लेने के लिए। हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, गाय में वो सेवा असली कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हम पहला राजस्थान देश में है जहां पर गौशालाओं के लिए, गौ माता के लिए अलग से बना विभाग बन गया है राजस्थान के अंदर, पहला राजस्थान प्रदेश है देश के अंदर। हम लोग दे रहे हैं अनुदान गायों के प्रबंधन के लिए, गौशालाओं के लिए। पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल में दिया 500 करोड़ रुपए दिए, हमने दिए 3000 करोड़ रुपए दे रहे हैं अभी हम 5 साल के अंदर। 3000 करोड़ रुपए में 500 करोड़ में फर्क होता है। गौ माता के लिए, जो पशुपालकों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर दूध के दे रहे बोनस हमने। आज दूध उत्पादन में राजस्थान पहले यूपी था, अब राजस्थान अभी हाल ही में नंबर 1 प्रदेश बन गया देश के अंदर। उनको प्रोत्साहन देने के मात्र से बन गया। दवाएं फ्री गायों के लिए भी आदमियों की तरह, ये तो मैंने पिछली बार जब सरकार में थे हम लोग तभी कर दी थी। तो जो सेवा हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। और अब आगे कामधेनु योजना ला रहे हैं, जल्दी लॉन्च हो रही है। वो लॉन्च तो हो चुकी है, आगे बढ़ रही है। उसमें एक गाय या भैंस, हर परिवार 2 पशुओं को जो है सरकार प्रीमियम भरेगी, उसका बीमा करवाई 40,000 रुपए का एक गाय का। ये काम हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो खाली लफारी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सीएम साहब, आपसे भी तो और बात करने का हमको मन था और बहुत लोग आपको सुनना भी चाहते हैं, लेकिन बार बार मुझे ऋषभ की तरफ से कॉल आ रही है। मजबूरी हो रही है क्योंकि वो हम लोग टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय पहुंचे जहां पर एक